जब गोडा के हॉस्पिटल में वहाँ पहुंचे तब उसके बाद अधिकारी मुझे बुलाए, कहे नाम क्या है, बच्चा का नाम क्या है, पूरा नाम पूछे, इनका नाम पूछे, कहा किस लिए ऐसा किया है। घर का कोई दबाव था, उनके घर से कोई दबाव नहीं था, पारिवारिक मामला था, हमके कुछ नहीं था। कहे कि तब कैसे हुआ, हमके अधिकारी उनके पास बार बार फोन कर रहे थे, इसीलिए ऐसा किए। क्या अधिकारी फोन कर रहे थे, क्या दबाव बना रहे थे? दबाव यही बना रहे थे कि जल्दी जल्दी ऑनलाइन करो, नहीं तो पुलिस से उठवा लेंगे, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। कल परसों शाम को बात किए थे तो उन्होंने बोला कि एसडीएम, बीडीओ और वो लेखपाल, ये तीनों बुला करके उनको प्रेशर कर रहे हैं क्या ओबीसी वोटरों को काटने की वजह से। मतलब वो कह रहे हैं ओबीसी वोटर काटें और बाकी जनरल को जो है बढ़ावा दिया जाए। क्या कहा दीजिए आप? उन्होंने कहा कि हम जो भी है जितना हम पाए हुए हैं उतना, जितने अगर जिंदा है तो हम सबका करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। श्री विपिन कुमार नाम के एक बीएलओ हैं जो कि मनकापुर विधानसभा के खेमपुर में तैनात थे और सुबह निकले और उनके एकाएक जो है तबीयत खराब होने की वजह से जो है उनको उनके सब सहयोगियों ने गोनाड हॉस्पिटल उनको ले गए और प्रशासन को जब पता चला तो इस वक्त जल्दी से जल्दी उनको अच्छी चिकित्सा मिल सके इसलिए जिला हॉस्पिटल लाया गया उनको। जिला हॉस्पिटल लाने के बाद फिर वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे तो ये हुआ कि वहाँ समय से पहुँच गए थे, वरिष्ठ चिकित्सक सब पहुँचे थे तो उनका यह था कि अच्छी चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स का सलाह था केजीएमसी ले जाया जाए, जहाँ पे एएलएस युक्त जो सुविधा युक्त जो एम्बुलेंस थी उसमें जो है उनको भेजा गया और वहाँ पर जो है एसडीएम सदर को भी इसलिए भेजा गया ताकि जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट वहाँ स्टार्ट हो सके। और जब वहाँ पहुँचे हैं तो फिर वहाँ पर जो है केजीएमसी में डॉक्टर्स के द्वारा बताया कि इनकी डेथ हो गई है। हेलो एंड वेलकम टू द वायर। 2 दिनों में 3 लोगों की आत्महत्या से जान जाना। पहले आपने देखा कि कैसे विपिन यादव नाम के एक एसआईआर से जुड़े सुपरवाइजर का वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में वो कई सारे आरोप लगाते हैं, बोलते हैं उन पे प्रेशर डाला जा रहा है और उसके बाद ही उनकी आत्महत्या की खबर आती है। उन्होंने जहर खा के कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। इसी तरह की खबर फतेहपुर से आई और ऐसी खबरें तमाम स्टेट से आ रही हैं। हालांकि ऑफिशियल अगर आप देखेंगे जो बयान इन सारी डेथ्स पर, इन सारी जानों के जाने पर ऑफिशियल जो बयान आए हैं, उन्होंने डायरेक्टली खंडन कर दिया है और बोला है कि इसका एसआईआर से कोई लेना देना नहीं है। इयान फ्लेमिंग का एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि वंस इज हैपेंस्टेंस, ट्वाइस इज कोइंसिडेंस, 3 टाइम्स इज एनिमी एक्शन। हालांकि हम इसे एनिमी एक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी भी तरह से 3 लोगों की जान जाना शायद इत्तेफाक भी नहीं हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त पीयूष राय जुड़े हैं, जो एक रिपोर्टर हैं और जिन्होंने काफ़ी क्लोजली इन डेथ्स को फॉलो किया है और फॉलो किया है किस तरह का वर्क प्रेशर इस वक्त बीएलओज और वो तमाम कर्मचारी जो इलेक्शन से जुड़े काम कर रहे हैं झेल रहे हैं। शुक्रिया पीयूष इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी पीयूष, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, विपिन यादव का वो जो वीडियो वायरल हुआ वो इकलौता केस नहीं है। अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि किस स्केल पे ये डेथ प्रदेश देश के तमाम इलाकों में जिनका जिक्र आपने अपनी रिपोर्ट में किया है और आप कई बार अपने ट्विटर हैंडल पर भी इनका जिक्र करते हैं। आलिशान, यहाँ पे जब शुरुआत में इस पूरे एक्सरसाइज की एसआईआर के सेकंड फेज की जब शुरुआत हुई तो हम सबको लगा कि जैसा एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज होता है इलेक्शन से, कई बार इलेक्शन से पहले जो होता है वैसा ही कुछ एक्सरसाइज होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पे ये प्रोसेस शुरू हुआ और धीरे धीरे जब वहाँ के जो बीएलओज थे या जो सुपरवाइजर्स हैं या जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, जब उनको पता चलने लगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, तो शायद वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। क्योंकि अब आप जब शुरुआत में देखेंगे तो एक बीएलओ जो है, पहले उसकी जिम्मेदारी समझते हैं कि उसे करना क्या था। इस बीएलओ को जो फॉर्म, एसआईआर के जो फॉर्म्स हैं वो लोगों तक पहुंचाना था, उसको उस फॉर्म को भरने में मदद करनी थी, फिर उस फॉर्म को कलेक्ट करना था और उस फॉर्म को कलेक्ट करने के बाद ऐप पे उसे डिजिटाइज करना था। तो आप इस तरीके से समझिए कि मैंडेटरी एक बीएलओ को एक वोटर के पास 3 बार जाना जरूरी है जी। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल एफर्ट की हम बात कर दिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई केसेस में इन बीएलओस को वहां पे बाकी कुछ हेल्प्स भी प्रोवाइड किया जा रहा था, क्योंकि अगर आप जब रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहां एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि जैसे अर्बन एरियाज में प्रीडोमिनेंटली लोग जो है उस फॉर्म को आसानी से भर के दे रहे थे, लेकिन रूरल एरियाज में वहां पे बीएलओस की एक जो बड़ी जिम्मेदारी ये भी थी कि उन फॉर्म्स को वो भरवाने में वहां के लोगों की मदद भी करें।
तो इन सब के बीच जो है एक बहुत बड़ा ओवरवेलमिंग टास्क उनको समझ में आया। यहाँ पे एक चीज और थोड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले जो ये बीएलओस थे, जब ये इलेक्शन ड्यूटीज में लगते थे तो इनका बहुत सा काम मैनुअल हुआ करता था, इतना टेक्निकल नहीं था। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो इतना टेक्निकल नहीं था। लेकिन अब इस बार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ये एक्सरसाइज है पूरा, इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व। अगर आपने, जब आपका ये थर्ड स्टेप हो गया, जब आपने फॉर्म कलेक्ट कर लिया और उसे आप डिजिटाइज कर रहे हैं, तो आपको एक ऐप पे करना है। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि आपको बैकग्राउंड समझना होगा कि इसमें कैसे लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे लोग का मतलब कि उनका क्या प्रोफेशन है, वो नॉर्मली किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेकर रिएक्ट करते हैं। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स को समझिए, इनकी बहुत बहुत अच्छी इन द सेंस कि मोस्टली जो है 12th तक पढ़े होते हैं या फिर कोई ग्रेजुएशन किया रहता है, तो इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड तो छोड़ दीजिए, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है वो इस लेवल की नहीं होती है कि वो एक फॉर्म को जो है 5 मिनट के अंदर उसको तुरंत डिजिटाइज कर दें, या 1000 फॉर्म्स जो उनका टारगेट है, जितना भी फॉर्म्स का टारगेट है, उसको वो तुरंत बहुत एफिशिएंटली कर दें। बहुत से ऐसे, अगर आप जब रूरल एरियाज में जाएंगे तो बहुत से ऐसे आंगनवाड़ी टीचर्स एंड यहाँ तक कि जो असिस्टेंट, जो सहायक अध्यापक होते हैं, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो आप नोटिस करेंगे कि वो कीपैड का फोन अभी भी यूज करते हैं, क्योंकि उनके लिए शायद थोड़ा सा उसको यूज करना उनके लिए कन्वीनियंट है, क्योंकि वो बहुत पहले से यूज करते आए हैं। और कई बार हर आदमी टेक्नोलॉजी को उसी पेस से एम्ब्रेस नहीं करता है जैसा हम करते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक जो है आईफोन नहीं यूज किया है, तो अगर मुझे कोई आईफोन दे देता है तो मैं अपने आप को बड़ा टेक्नोलॉजिकली क्रिपल्ड महसूस करता हूं उसको यूज करने में। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूं, बस ये है कि भाई मैं अगर आईफोन नहीं यूज कर सकता, तो अब ये इस चीज में एक बड़ी कमी आ सकती है कि अगर आप टेक्नोलॉजी की थोड़ा सा, अगर आप स्ट्रांग नहीं है, तो वो भरने में फिर आपको चैलेंजेस आएंगे। पीयूष, अब इन सब जी जी इन पीयूष, सब यहाँ पर चैलेंजेस के बीच में जो है आप देखेंगे कि ये जब एक बार इन लोगों ने मैग्नीट्यूड समझा कि भाई ये सब हमें अकेले करना है, तब वहां से वो ब्रेकडाउन शुरू हुआ। क्योंकि आप एक आदमी कर सकते हैं 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म, यहाँ पे हम सैकड़ों फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। और जब वो एक पूरा वर्क प्रेशर या जो टोल आपके दिमाग पे लेने लगता है, तब आदमी का एक ब्रेकडाउन शुरू होने लगता है। इसमें एक सवाल उठता है टेक सपोर्ट का और ट्रेनिंग का, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि शायद आप आईफोन नहीं चला पाते हैं, तो हो सकता है कि अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए या फिर आप कुछ दिन आईफोन चलाएं तो आप आईफोन चलाने लगेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इन वर्कर्स को, जो जिनका आपने डिस्क्रिप्शन दिया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, शिक्षा मित्र हैं, और खासतौर पर लो रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, टेक्नोलॉजिकली इतने ज़्यादा इक्विप्ड नहीं होते हैं, तो क्या इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई? क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन की एक्सरसाइजेज में जब भी हमारे देश में इलेक्शन होता है तो यही इलेक्शन कमीशन का, एक तरह से इलेक्शन कमीशन का पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है, तो यही वर्कर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। तो क्या इनको एसआईआर जैसी एक्सरसाइज के लिए ट्रेन किया गया था, या फिर ये टेक सपोर्ट इनको मिल पाया, जिसका क्लेम हम अक्सर होते हुए देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी? देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि जो इससे पहले जब जो नॉर्मल इलेक्शंस होते थे हमारी कंट्री में, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो या लोकसभा इलेक्शंस हो, तो जो इनका रोल हुआ करता था वो बहुत हद तक मैनुअल इनके एक्सपर्टीज पे रहा करता था। जैसे मान लीजिए उनको, और उसकी उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जैसे मान लीजिए आपको जो है जो बूथ पे, अगर आपकी वहां पे डेपुटेशन है कि आप बूथ पे, आपको अगर अपॉइंट किया गया है, तो मतदाता आएगा, किसका काम है उसके हाथ पे इंक लगाना, किसका काम है उसे पर्ची देना, किसका काम है उसे गाइड करना कि आप यहाँ पे जाके वोटिंग करिए। तो ये आप देख रहे हैं, पूरा एक्सरसाइज जो है ये बहुत मैनुअल तरीके का है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है कोई बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो नहीं थी। लेकिन तब भी जो है इसकी ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन देता था। जो बीएलओस होते थे या जो भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो टीचर हुआ, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, उसको उसकी भी ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन एसआईआर जैसे बड़े एक्सरसाइज की, जहां पे इतना टेक्निकल नो हाउ इन्वॉल्व था, वहां पे बिना किसी ट्रेनिंग के आप सब कुछ जब किसी एक आदमी पे थोप देते हैं तो वही प्रॉब्लम शुरू होती है। इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं दी। 4 तारीख से जो इनका सेकेंड फेज शुरू हुआ है, वहां पे डायरेक्टली कई, अगर आप देखेंगे, मैंने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया था कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में बीएलओस कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास वो फॉर्म भी टाइम पे नहीं पहुंचा था। 4 तारीख से जब ये सेकेंड फेज शुरू हुआ था, तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में 8 तारीख को, किसी में 10 तारीख को, किसी में 15 तारीख को
ये फॉर्म्स पहुंचे। अब आप समझिए कि 1 महीने की डेडलाइन है, 4 दिसंबर तक ये चलना है, 1 महीने की डेडलाइन है, 1 हफ्ता आपका शुरुआत में ऐसे ही निकल गया। तो वो जो आपका शुरुआती डेडलाइन 1 महीने का था, वो और स्क्वीज होके 20 दिन का हो गया। अब जब वो स्क्वीज होके 20 दिन का हो गया, तो वो दबाव भी जो ऊपर से आएगा वो भी थोड़ा-सा बढ़ जाता है। क्योंकि जो शुरुआत में वो 30 दिन का जो होने वाला था, वो अचानक से वो 20 दिन हो गया, क्योंकि आपके पास फॉर्म्स टाइम पे नहीं आए। तो फिर उसी हिसाब से, उसी स्ट्रेंथ में वो दबाव भी बढ़ता रहता है। तो इन सब चीजों के बीच इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आज भी आप किसी भी, मतलब या चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट हो, चाहे या स्टेट इलेक्शन कमीशन की साइट हो, आप वहां पे जाके देखेंगे तो हुआ क्या है कि इन्होंने इस पूरे प्रॉब्लम को सिरे से नकारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो पीयूष, विपिन यादव नाम के सुपरवाइजर, जो एसआईआर के सुपरवाइजर थे गोंडा में, उनका डाइंग डिक्लेरेशन सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद उनके परिवार की तरफ से कुछ आरोप लगाए गए। आरोप ये थे, हालांकि वीडियो में स्पेसिफाइड नहीं है कि उन पर किस तरह का प्रेशर है, लेकिन परिवार ने उसको क्लैरिफाई करते हुए कहा कि उन पर अधिकारियों द्वारा प्रेशर डाला जा रहा था कि वो कुछ जातियों के नाम ऐड करें और कुछ लोगों के नाम हटाएं। इस पर क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब तक कोई क्लैरिफिकेशन आया है, या फिर सरकारी कोई क्लैरिफिकेशन इस पर आया है? देखिए, नॉर्मली जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वही डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर डीईओ भी होता है। तो गोंडा विपिन यादव के केस में एक क्लैरिफिकेशन तो आया है कि उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन जो यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये बात, ये नैरेटिव, जी, मैं पूछ रहा हूँ बिना जांच के सिरे से कैसे खारिज कर दिया? वही चीज मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि मैंने बोला, जैसे वो अगर जो विपिन यादव हैं, उनके ब्रदर इन लॉ ने एक आरोप लगाया कि ओबीसी वोट घटाने का और बाकी जातियों के वोट बढ़ाने का दबाव जो है विपिन यादव पे था। अब ये जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर डीएम ने इसे बिना कोई बहुत साक्ष्य दिए या बिना उसकी जांच किए उसको सिरे से खारिज कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। और वो ये बात तब है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी उत्तर प्रदेश की बड़ी ऑपोजिशन पार्टियों ने इस मुद्दे के ऊपर जो है खुल के जो है बोला है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस पूरे एक्सरसाइज की सैंक्टिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इसको अगर एड्रेस करना था तो इलेक्शन कमीशन को खुद एड्रेस करना चाहिए कि लोगों के अंदर, मन के अंदर अगर ऐसी कोई भ्रांति आ जा रही है, क्योंकि मीडिया के थ्रू वो स्टेटमेंट लोगों तक पहुंच रहा है, तो अगर उनके मन में ऐसी कोई भ्रांति आ रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है कभी आगे चल के कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू न बन जाए, लोग जो है इसको लेकर पैनिक मोड में ना चले आए। तो इसको, इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहिए था इन सब चीजों को कि आपके ये जो चीजें हैं ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारे सिस्टम इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। इस तरीके का अगर कोई कन्विंसिंग स्टेटमेंट आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो चीजें थोड़ी सी आसान होती है। अब मैं आपको यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी एक बीएलओ है, उनका फोन आया बरेली से। वो बता रहे थे कि लोगों के यहाँ इस समय मोबाइल में एक शायद एआई जनरेटेड वीडियो पहुंचा हुआ है जिसमें लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है वो डिटेंशन सेंटर्स बना रही है और एसआईआर में जिनका नाम नहीं आएगा उनको उसी डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। अब देखिए इसमें सच्चाई कितनी है। सच्चाई ये जरूर है कि योगी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बोला है कि आप टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर्स बनाइए हर डिस्ट्रिक्ट में। ये खबर सही है, लेकिन एसआईआर में जिनका नाम नहीं है उनको उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, ये जो है बाद में ऐड किया गया उसको, मतलब थोड़ा सा सनसनीखेज बनाने के लिए। अब लोगों के पास वो वीडियो पहुंच गया है। तो इलेक्शन कमीशन को इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि डिस इंफॉर्मेशन जो फैल रही है उसको कैसे काउंटर किया जाए। अब लोगों तक वो वीडियो पहुंच रही है, लोग पैनिक मूड में है कि अरे मेरा अगर नाम एसआईआर में नहीं आया तो मुझे डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। और स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें ये डिस इंफॉर्मेशन ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली जो है जिस तरीके से वो चीजों को देख रहे हैं, जिस तरीके से चीजों को परसीव कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि डिटेंशन सेंटर में अगर उनका नाम नहीं आया तो डिटेंशन सेंटर में उन्हीं को रखा जाएगा। तो इन सब चीजों से होता क्या है कि जो आपके एक्सरसाइज की सैंक्टिटी है वो खराब तो होती है, प्लस डिस्ट्रप्शंस होते हैं, लोग जो है कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जो आप एक्सरसाइज एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कराना चाहते हैं फिर वो नहीं हो पाता है, और आपका जो एंड गेम है कि आपको ये चीज जो है एक डेडलाइन के अंदर करनी है उसमें परेशानी आती है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे इलेक्शन कमीशन को पहले से ही सजग होना चाहिए था। उनको ये थोड़ा सा विजन रखना चाहिए था कि हम जब ये एक्सरसाइज कराएंगे तो
20 से 25 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, 15 करोड़ जो है इलेक्टर्स हैं यहाँ पे। तो कम से कम ये जो एक मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या यहाँ पे कमी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको लेकर थोड़ा सा इनको जो है सजग रहना चाहिए था, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बड़ी कमी है। जी पीयूष, आपने फतेहपुर के केस का भी जिक्र किया है अपनी रिपोर्ट में। आप फतेहपुर के केस के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और क्योंकि ये काफी सबसे मुझे लगता है आपकी रिपोर्ट में जो जितने भी केसेस का जिक्र है सबसे ट्रैजिक केस है। उस कर्मचारी की एक दिन बाद शादी होने वाली थी और अपनी शादी से एक दिन पहले उन्होंने अपनी जान दे दी। उनके परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या आपको बताया? देखिए, जो केस जिनकी आप बात करें, सुधीर कुमार कोरी, वो एक दलित कम्युनिटी से आते थे और उन्होंने शुरुआत से लेकर बड़ी मेहनत करके जो है ये सरकारी नौकरी 2024 में पाई थी। अब आज भी हमारे देश में सरकारी नौकरी की बड़ी कीमत होती है, क्योंकि हमारा समाज जो है अभी भी इसको जो है एक बहुत ऊंचे ओहदे और पद की तरह देखता है। आप प्राइवेट कंपनी में सीईओ बन जाएंगे, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी में, अगर सरकारी विभाग में अगर आप लेखपाल भी हैं, तब भी आप कई जगहों पे सीईओ से ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि आपके पास सरकारी नौकरी है। तो इसके लिए हमारा समाज बहुत लगा रहता है और वही प्रयास सुधीर कुमार भी करते रहे। वो आप उनके बारे में अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो अंडे का ठेला लगाते थे, वहां से उन्होंने शुरुआत की, फिर उन्होंने मनरेगा में भी काम किया और 2024 में उनकी सरकारी नौकरी लगी। तो ये उनके लिए एक पर्सनल अचीवमेंट था, लेकिन ये जो अचीवमेंट है ये बहुत दिन तक रह नहीं पाया। 1 साल के अंदर मुझे लगता है कि अभी उनको 1 साल ही हुए होंगे इस नौकरी को, और जो है वो उनके ऊपर लगातार जो है दबाव बनाया जा रहा था। जबकि देखिए, शादी एक ऐसी, वो ऐसी बात भी नहीं थी कि वो अपने घर में दूसरे की शादी अटेंड करने के लिए कोई लीव मांग रहे थे। अगर मेरी शादी है तो एटलीस्ट मैं 10 दिन पहले, या कुछ नहीं, अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट पद पे हूं तो 5 दिन पहले तो मुझे छुट्टी चाहिए ही होगी, ताकि मैं अपनी तैयारी कर सकूं या उन तैयारियों में हाथ बटा सकूं। वो छुट्टी भी उनको नहीं मिली। एक मीटिंग में, भरी मीटिंग में उनको सस्पेंड करने के लिए नवंबर 22 को, उनकी मौत से 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई और वहां पर उस मीटिंग में उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी गई। अब जिस बंदे की शादी 3 दिन बाद होनी है, उसको आप सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं, तो एक आपका जो मनोबल जो है वो टूट जाता है कि भाई ऐसे टाइम पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे जो है उनके पास जो सपोर्ट सिस्टम था उसी को खींचने की बात कर दी गई। तो उनका मनोबल जो है वो टूट गया। और 25 तारीख को वही हुआ जो उनकी बहन ने बताया, वहां पे सभी मीडिया वालों को बताया कि एक कानून वो आते हैं और वहां पर जो है उनके साथ उनको धमकी देते हैं कि अगर आप काम पर वापस नहीं आएंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन कभी पिछड़े इलाकों में जाएंगे तो वहां मैं फिर से इस बात पे एक बार इंप्रेस करूंगा कि सरकारी नौकरी होना एक बड़ी चीज है, और अगर वो आपसे कोई छीनने की कोशिश करेगा, आपकी रोजी रोटी कोई आके कहेगा कि हम उसे छीन लेंगे, तो एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव सर पे चला आता है। आप देखेंगे प्राइवेट में भी लोग की जब नौकरी अचानक से ले ऑफ हो जाते हैं और चली जाती हैं, तो कुछ, चाहे वो किसी भी परिवार से, बहुत संभ्रांत परिवार से भी अगर वो है, तो एक टाइम के लिए वो थोड़ा अनसेटल हो जाता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से, अपनी सैलरी के हिसाब से अपनी सुख सुविधाएं अपने लिए सब कुछ वो इंतजाम कर लेता है उसी से। और वही चीज अगर आप उससे लेने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। और बहुत स्ट्रांग लोग भी जो है, अगर मैं ये मान के भी चलूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको सुसाइड नहीं करना चाहिए था, वो कमजोर थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत स्ट्रांग से स्ट्रांग लोग भी जो है ऐसे मौकों पर जो है वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं। कहीं पर सस्पेंशन की धमकी है और कहीं पर पुलिस एक्शन की भी धमकी दी जा रही है। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना किसी गलती के, अगर आपसे गलती होती है तो आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। एक ऐसी एक्सरसाइज के लिए जिसके लिए शायद बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं, ट्रेन नहीं हैं। तो इसकी तलवार पे, क्रिमिनल एक्शन की, लीगल एक्शन की तलवार भी लोगों पर लटक रही है, और उसके साथ नौकरी जाने का खतरा भी लोगों के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग जिनसे मेरी भी बातचीत वो भी घबराए हुए हैं। क्या आपने जब लोगों से बात करी, क्या ये एक आपको दिखा कि पुलिस एक्शन भी एक बड़ा डर है लोगों के लिए? देखिए, अभी तक जो है 3 कॉमन डिनोमिनेटर रहे हैं। एक तो मतलब जो वर्क प्रेशर है वो, जिससे लोग परेशान हैं। दूसरा जो मुद्दा आया है वो पुलिस एक्शन का ही आया है। उसमें नॉर्मली जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ही ये लोग मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक जो अंडरलाइन फैक्टर है कि एक कर्मचारी जो अपना काम कर रहा है, चाहे वो टीचर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, पंचायत सहायक हो,
या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई भी बंदा हो, आप उसकी हेल्प लेना चाह रहे हैं दूसरा काम कराने के लिए। अब अगर ऐसी स्थिति में आपको रिक्वेस्टिंग मोड में होना चाहिए, ना कि थ्रेटनिंग मोड में। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन शाम डाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके काम कराना चाहता है, जो वो डेडलाइन है उसके अंदर। अब इसमें कई लोग होते हैं, वो रिबेल कर जाते हैं। अगर आप उनसे प्यार से काम करा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको धमकी देके काम कराना चाहो, ये बड़ा जनरल नेचर है। मैं सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आज ही मुझसे कोई धमकी देके बोले कि पीयूष तुम ये काम करो, मैं कह रहा हूं, तो शायद मैं वो काम ना करूं, बस इसी उसको ये प्रूव करने के लिए कि तुम उस तरीके से मुझसे काम नहीं करा सकते हो। लेकिन अगर कोई आके मुझसे प्यार से कहे कि यार पीयूष जरा ये काम कर दो प्लीज, थोड़ा जरूरी है, तो मैं शायद रात दिन लगा के वो काम कर दूं। तो ये जो तरीका इन्होंने अपनाया है कि वो एफआईआर की धमकी देंगे, आप उनसे बदतमीजी से बात करेंगे, तो ये जो चीजें हैं, ये आपको बेसिकली नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन समझने को तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि हम एक ही तरीके ये डरा धमका के ही लोगों से काम करा सकेंगे। अब देखिए इन्होंने दूसरा स्ट्रेटेजी अपनाया है। अगर आप इनके ट्विटर हैंडल्स पे जाएंगे, तो जो भी बीएलओ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। तो अगर आप इतने संवेदनशील हैं कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो कम से कम जो नहीं उस तरीके से उतनी एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, उनको डरा धमका भी तो रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? अगर हर आदमी का जी जिन लोगों की जान गई, कम से कम उनको एक्नॉलेज करना या फिर उनको कॉम्पनसेट करना, ये भी एक तरीका हो सकता है लोगों को रीअश्योर करने का। देखिए ये तो हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि मतलब एक्नॉलेज ही नहीं करना है। मतलब आपने ग्राम पंचायत इलेक्शन जो कोविड टाइम में हुए, तो उस समय 1600 टीचर्स की डेथ हुई थी, उसका एक पूरा लिस्ट निकला था। लेकिन लास्ट में जो है वो नंबर 0 पे आ गया। उसमें पता नहीं कितने टीचर, अभी तो हमें फॉलो भी करके देखना होगा कि उसमें कितने टीचर्स को जो है कॉम्पनसेशन मिला। कुंभ में भगदड़ हुई, वहां लोग मरे, अभी तक हमारे पास जो है ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो इसको ना एक्नॉलेज करना इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट, बट वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑल्सो। भाई आपके जो है यहाँ पे लोग मरे हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो आपके लिए काम कर रहे थे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनके डेथ्स को तो एक्नॉलेज करिए कि ठीक है, मतलब इनके ऊपर प्रेशर था, वो भी मत एक्नॉलेज करिए, ये हमारे लोग थे, इनकी डेथ हुई है। अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतनी डेथ्स हो चुकी हैं। 9 मध्य प्रदेश में हुई, 4 राजस्थान में हुई, 4 उत्तर प्रदेश में हुई। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्लेम कर रही है कि उनके यहाँ 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो इन सब चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मतलब कोई नहीं ले रहा है। हम तो, ये तो बहुत दूर की बात है कि वो एक क्लियर नंबर दें कितनी डेथ हुई है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन जो है अभी इस बात इन डेथ्स पे जो है खुलकर कुछ भी सामने रख पाएगा। पीयूष, मेरा आखिरी सवाल आपसे, विपक्ष ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है? विपक्ष क्या है और उसने क्या मांगे रखी हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, सरकार के सामने? देखिए विपक्ष का अगर आप देखें तो कांग्रेस का तो वोट चोरी का मुद्दा पहले से ही रहा है, और राहुल गांधी काफी अटैकिंग मोड में रहे हैं वोट चोरी को लेकर। उनका और इलेक्शन कमीशन का जो एक खींचतान है वो तो पहले से है ही। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो अखिलेश यादव ने इसको बस लिप सर्विस तक ही रखा है। बहुत कोई मुखर होके कोई बयान या फिर वो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। अगर आज भी देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं का जो है वहां उन्होंने घेराव किया इलेक्शन कमीशन ऑफिस का, जो एसआईआर को लेकर जो भी मिसमैनेजमेंट है या जो खबरें सामने आ रही है उसको लेकर। इसमें समाजवादी पार्टी, जो कि एक तरीके से प्रिंसिपल ऑपोजिशन है उत्तर प्रदेश में, इसका रवैया बड़ा ही उदासीन रहा है। और ये जो चीजें हो रही हैं उसमें एटलीस्ट आप जो है इनके जो सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, वो कहीं भी इन विक्टिम्स के साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आए हैं। यहाँ जहां तक बात रही मायावती की, तो उनका भी पार्टी का यही रवैया रहा है। कोई बहुत मुखर प्रदर्शन जो है या मुखर विरोध जो है इस चीज का, जो बीएलओ की डेथ हुई है उनको लेकर जो है नहीं। वहां यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट के माध्यम से ये जरूर कहा कि जो लोगों की डेथ हुई है उनको तकरीबन मतलब उनकी पार्टी की तरफ से शायद 2 लाख और वो 1 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से।
शुक्रिया पीयूष इस बातचीत में शामिल होने के लिए, द वायर के साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।